देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन से दो ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में फिर एरर आता है। पहले पार्ट से दो ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस। तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर ये सिंबल्स आ जाए प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन और नॉट इक्वल टू भी, तो अगर इन क्वांटिटीज से वो सेपरेटेड है, दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर इनमें से किसी सिंबल से सेपरेटेड है तो उनकी डायमेंशंस नेसेसरीली सेम होनी चाहिए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें खुद से आप कुछ मत जोड़ लीजिएगा कि हो सकता है सर गलती से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भूल गए हो तो हम यहां पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी जोड़ ले, नहीं। टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, देन कैन बी डिवाइडेड ऑल्सो। लेकिन अगर वो इन सिंबल से सेपरेटेड है, इफ टू क्वांटिटीज आर सेपरेटेड बाय दीज सिंबल्स देन इट इज वेरी नेसेसरी कि उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। आप खुद ही अपना दिमाग लगा करके देख लीजिए, प्लस लगा हुआ है। अब आप खुद सोचिए अगर कोई आपसे बोले कि 1 लीटर दूध में 1 किलोमीटर जोड़ दो तो जोड़ दोगे क्या आप लोग? मान लो कोई बोले आपसे कि 1 लीटर दूध में यहां से लेकर के स्टेशन तक की डिस्टेंस जोड़ दो, एब्सोल्युटली एब्सर्ड, ये मीनिंगलेस है। क्या बोल रहा, पागल हो गया क्या ये? वैसे अगर कोई आपसे माइनस भी करे, सब्ट्रैक्ट करने के 1 किलो दूध में से 1 किलोमीटर घटा दो, इम्पॉसिबल। इक्वल टू बोले ये भी इम्पॉसिबल है, 1 लीटर दूध जो है 1 किलोमीटर के बराबर है, ये क्या मतलब हुआ? ठीक है ना। लेस देन भी नहीं बोल सकते, ग्रेटर देन 1 किलो दूध 1 किलोमीटर से बड़ा होता है, ये क्या मतलब हुआ? ठीक है ना। एंड नॉट इक्वल टू भी का भी कोई सेंस नहीं है, जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू किसी का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर क्वांटिटीज इन सिंबल से सेपरेटेड हुई तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सेम डायमेंशन। अगर कोई बोले कि 1 लीटर दूध जो है, ठीक है ना, वो 2 लीटर दूध से छोटा है या 2 लीटर दूध से कम है, तो यू कैन कंपेयर, मतलब कंपैरिजन के लिए अगर ये सिंबल्स बीच में लगे हुए हैं, या तो अगर कोई बोले आपको कि 1 लीटर दूध में 2 लीटर दूध जोड़ दो या 2 लीटर पानी जोड़ दो, जनरली होता है, करते हैं लोग, ठीक है ना, तो ये काम हो सकता है। लेकिन वहां पे क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज, कि आप लीटर में लीटर ही जोड़ रहे हैं, लीटर में किलोमीटर नहीं जोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि द क्वांटिटीज विच आर सेपरेटेड बाय दीज सिंबल्स मस्ट नेसेसरली हैव सेम डायमेंशन। और ये बहुत मददगार साबित होता है हमारे बहुत सारे अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को चेक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं कि दिया हुआ x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C बाई D प्लस T, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड T इज टाइम, और हमें यह पता करना है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A, B, C एंड D। अब A, B, C एंड D के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट A, B, C एंड D, बट वो हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C बाई D प्लस T हमें दिया हुआ है, और हमें यह पता कर रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A, B, C एंड D। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट अस स्टार्ट। अब आप देखिए, क्योंकि यहां पे x जो है वो इक्वल टू से सेपरेटेड है 80 से, x एंड 80 आर सेपरेटेड बाय एन इक्वल टू, तो बहुत नेसेसरी है कि x और 80 इन दोनों की जो डायमेंशंस होगी वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। द डायमेंशंस ऑफ x एंड 80 मस्ट बी सेम, क्योंकि वो इक्वल टू से सेपरेटेड है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू x बाई t। अब x होगा आपका लेंथ, सो इट इज m0 l1 t0 डिवाइडेड बाई t, सो t इज m0 l0 t1, सो दिस इज m0 l1 t माइनस 1। तो यहां से हमें पता चल गया डायमेंशन ऑफ A। वैसे अगर हमें पता करने बोले वो कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है? सो इट इज x इज इक्वल टू BT स्क्वायर। ओके, सो क्योंकि यहां पे x इज इक्वल टू BT स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, सो यू कैन सी ओवर हियर कि क्योंकि x इज इक्वल टू डायरेक्टली BT स्क्वायर है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो 80 इज इक्वल टू BT स्क्वायर।
ठीक है ना, डायमेंशनली, डायरेक्टली नहीं, डायमेंशनली, दैट इज डायमेंशन ऑफ AT मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। AT की जो डायमेंशन है वो BT स्क्वायर के ही डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा साइन है हमारे पास, प्लस का साइन है। सो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, AT इज इक्वल टू BT स्क्वायर डायमेंशनली क्योंकि है, और हमें B के डायमेंशन चाहिए यहां पे, तो AT अपॉन BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। AT अपॉन T स्क्वायर, सॉरी, AT अपॉन T स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ B। अब AT की डायमेंशन किसके बराबर थी, x के बराबर थी। सो x अपॉन T स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ B। Now x is what? X is m0 L1 T0 and divided by m0 L0 T square. This is the dimension of B. So therefore dimension of B is equal to m0 L1 T minus 2. Okay? तो यहां से हम B के भी डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं। वैसे ही यहां पे आप D और T की बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ D मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T। डायमेंशन ऑफ D जो है वो डायमेंशन ऑफ T के बराबर होनी चाहिए। क्यों डायमेंशन ऑफ D डायमेंशन ऑफ T के बराबर होनी चाहिए? उसका रीजन ये है कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो प्लस साइन का है, और अगर प्लस साइन का सेपरेशन है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन का सेपरेशन है, तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो D का जो डायमेंशन होगा इट इज m0 L1 सॉरी L0 T1, ये D का डायमेंशन होगा। अब C बाई D प्लस T, तो C बाई D प्लस T में क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन T की ही है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं C बाई T प्लस T, यानी सिंपली डायमेंशनली C बाई T ही लिखा हुआ है। T प्लस T क्या हो जाएगा, T प्लस T 2T हो जाएगा। तो T प्लस T का जो डायमेंशन होगा वो T का ही डायमेंशन होगा। यहाँ पे C बाई D प्लस T जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो डायमेंशनली C बाई T प्लस T, क्योंकि D की भी डायमेंशन T की ही डायमेंशन है। T प्लस T 2T हो जाएगी, 2 की कोई भी डायमेंशन नहीं है, और क्योंकि 2 कोई नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना, अगर वो फिजिकल कांस्टेंट नहीं है तो उस पर्टिकुलर नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो क्योंकि नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं है तो T का जो डायमेंशन है D का और T का वो सेम है, तो D प्लस T इज T प्लस T विच इज 2T। 2T को आप डायरेक्टली केवल क्या लिख सकते हो, 2T को आप T लिख सकते हो, तो इट इज C बाई T। अब ध्यान देने वाली यहां पे बात है कि ये जो C बाई T है, C बाई T, ये C बाई T जो है वो BT स्क्वायर से प्लस से सेपरेटेड है। BT स्क्वायर जो है वो AT से प्लस से सेपरेटेड है, और जो AT है वो x से प्लस से x से इक्वल टू से सेपरेटेड है। यानी इसकी जो डायमेंशन है और इसकी जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, और इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू C बाई T, और रादर आप क्या लिख सकते हो यहां पे C इज इक्वल टू XT लिख सकते हो आप लोग, C इज इक्वल टू XT। और C इज इक्वल टू XT लिखने का मतलब ये हो गया यहां पे कि C इज इक्वल टू x की जगह पे आप लिखोगे m0 L1 T0 और T की जगह पे लिखोगे m0 L0 T1, तो C हो जाएगा m0 L1 T1। So this is the dimension of C. Okay, so this is how we can get the dimensions of various quantities by just utilizing the principle of homogeneity. यहां पे हमारे पास A, B, C, D इनकी डायमेंशंस हमें पता नहीं थी, बट हम लोगों ने क्या यूज किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इनके डायमेंशंस को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो 2 मिनट के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, 1 मिनट के लिए देखिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। इसमें पहला कंसेप्ट ये है कि एनीथिंग रेज टू सर्टेन पावर, जैसे कोई भी आपके पास नंबर दे दिया गया 2 की पावर, अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी दे दी गई, ठीक है ना, जनरली हमारे फिजिक्स में E की पावर पे आते हैं, तो E की पावर पे अगर आपको 2 क्वांटिटीज गिवन है, E की पावर A बाई B अगर उसने लिख दिया,
तो e की पावर अगर a बाई बी लिखा हुआ है तो इसमें वेरी नेसेसरी है कि डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि पावर के अंदर आने वाली चीज जो होगी उसको हमेशा डायमेंशनलेस होना होगा। जो मैं चीजें लिख रहा हूं या वेरी इंपॉर्टेंट है और जनरली किसी बुक में नहीं मिलती है लिखी हुई एज इट इज, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से सीखना। जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, अगर e की पावर a बाई बी लिखा हुआ है हमारे पास, e की पावर a बाई बी, तो डायमेंशन ऑफ a को डायमेंशन ऑफ b के बराबर होना होगा, क्योंकि e की पावर में कुछ भी आएगी उसको डायमेंशनलेस होना होगा। दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस। वहां पे कोई भी चीज आए पावर में, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कभी भी e की पावर 2 kg, दिस इज रॉन्ग। हां, आप ये जरूर लिख सकते हो e की पावर 2 kg, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि e की पावर 2 एक नंबर है और फिर kg आपने उसमें यूनिट लगा दिया आगे, तो e टू द पावर 2 kg आप लिख सकते हो, बट e की पावर में 2 kg आप नहीं लिख सकते हो, दिस इज रॉन्ग। e की पावर में कोई भी चीज लिखी हुई है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों में एक बात आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर पावर में कोई भी चीज आ रही है, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है e की पावर में कुछ भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पे होना चाहिए डायमेंशन ऑफ a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। a प्लस बी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो c के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ताकि ऊपर और नीचे ये कैंसल आउट हो जाए, ठीक है ना, और ऊपर हमारे पास यहां पे डायमेंशनलेस नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप यहां पे देखना कि e की पावर में, किसी भी नंबर की पावर में अगर कुछ भी क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है तो उस कॉम्बिनेशन को अल्टीमेटली रिड्यूस होना होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी में। e की पावर में अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसको अल्टीमेटली रिड्यूस होना होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो a प्लस बी बाई सी को अल्टीमेटली डायमेंशनलेस होने के लिए a प्लस बी की जो डायमेंशन है उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, c के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा। तो अगर a प्लस बी की डायमेंशन और c की डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल हुई तो ही ये जो क्वांटिटी है ये एक फिजिकल मीनिंगफुल क्वांटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ध्यान देने वाली बात इसके अंदर ये है कि अगर ऐसी कोई भी चीज आपको लिखी हुई मिल जाए e की पावर x, तो यहां पे x जो होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये x डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये कुछ भी आपके पावर है, तो ये हमारा x जो है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, और e की पावर x पूरी की पूरी भी डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। तो e की पावर x में पावर तो डायमेंशनलेस होना ही चाहिए, और ये जो e की पावर x पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज के लिए। ये तो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज है, सेम लॉग के लिए भी वैलिड है। अगर मैं लॉग की बात करूं यहां पे, अगर लिखा हुआ है लॉग ए बी बाई सी, ओके, तो लॉग के अंदर कभी भी डायमेंशनल चीजें नहीं आ सकती है। तो लॉग ए बी बाई सी में ए बी बाई सी जो है इसको होना पड़ेगा डायमेंशनलेस, और साथ साथ ये भी पूरा का पूरा भी क्या होता है, ये डायमेंशनलेस होता है, ओके। वैसे ही अगर हम साइन कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो लिखा हुआ मान लो साइन ए प्लस बी अपॉन सी डी, अगर मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि साइन के अंदर केवल और केवल एंगल्स आ सकते हैं, और एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। साइन के अंदर केवल एंगल्स आएंगे, और एंगल क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो यानी कि a प्लस बी अपॉन सी डी को यहां पे क्या होना होगा, डायमेंशनलेस होना होगा। a प्लस बी बाई सी डी मस्ट बी डायमेंशनलेस। ऑल्सो ये पूरी की पूरी साइन भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज आपको ऐसे देगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, से दैट दिस इज अ क्वेश्चन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें आपको बोलेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a। तो यहां पे अभी हम लोगों ने सीखा, क्योंकि साइन पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होती है, ओके, तो क्योंकि साइन पूरी की पूरी डायमेंशनलेस है तो ये जो a की डायमेंशन है उसको किसके डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा, x के, क्योंकि ये ऐसे लिखा है x इज इक्वल टू a इंटू, और ये पूरी की पूरी डायमेंशनलेस है तो m0 l0 t0,
तो क्योंकि x इज इक्वल टू ए इंटू एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिखा है तो x इज इक्वल टू ए, और क्वेश्चन मेंशन्ड है आपको कि x डिस्प्लेसमेंट है, तो देयरफॉर a की डायमेंशन जो है वो x के डायमेंशन के बराबर होगी, इट इज एम जीरो एल वन टी जीरो। ठीक है, वैसी नेक्स्ट चीज जो वो आपसे पूछ सकता है यहां पे, वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ठीक है ना, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो आपको एक बात पता है कि ओमेगा टी प्लस फाई को भी क्या होना होगा, डायमेंशनलेस होना होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्यों ओमेगा टी प्लस फाई को डायमेंशनलेस होना होगा, क्योंकि वो साइन के अंदर है, और क्योंकि वो साइन के अंदर है तो ओमेगा टी प्लस फाई मस्ट बी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो इसका मतलब ये है हमारे पास, और एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ओमेगा टी और फाई जो है ये दोनों प्लस से सेपरेटेड है, तो इन दोनों की डायमेंशंस भी सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों की डायमेंशन अब अलग अलग नहीं हो सकती है, ओमेगा टी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन फाई की होनी चाहिए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो ओमेगा टी की डायमेंशन है वही फाई की डायमेंशन है, और दोनों की डायमेंशन फिर इंडिविजुअली भी क्या होनी चाहिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो देयरफॉर ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ओमेगा टी जो है वो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, देयरफॉर ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाई टी, तो इट इज एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ठीक है, और अब अगर वो फाई की डायमेंशन आपसे पूछे तो फाई इज सिंपली एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ओके, सो इस बात का और आप ध्यान रखिएगा, दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, प्लीज टेक अ लुक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमें एक पता है फॉर्मूला कि एक जो हमारे पास मास जब मोशन में होता है तो रेस्ट मास अगर m नॉट है तो m नॉट अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू। ओके, मुझे पता है कि ये फॉर्मूला फिलहाल गलत लिखा हुआ है, डायमेंशनली भी आप चेक करोगे तो ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। किसी स्टूडेंट ने इस फॉर्मूले को लिखा और भूल गया, उसको ये तो याद था कि इसमें c भी आती है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट c को कहां पुट करें ये बात वो भूल गया। ठीक है ना, तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसको रेस्क्यू करेगी कि c को कहां पे पुट करना है। ओके, तो आपको एक बात पता है कि इक्वल टू के इस साइड पे m है तो इक्वल टू के उस साइड पे भी m होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इधर अगर मास है तो उधर भी मास होना चाहिए, बट फिलहाल यहां मास नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू के इस साइड पे मास नहीं है, इट इज मास अपॉन वेलोसिटी लिखा हुआ है, और वेलोसिटी टू सम पावर लिखा हुआ है, और इधर मास लिखा हुआ है। अब वो क्या करेगा स्टूडेंट जो है, इट इज एम नॉट अपॉन वन प्लस, लेकिन गड़बड़ी उसको यहां दिख रही है क्योंकि वन के साथ वी स्क्वायर जुड़ रही है, तो वन के साथ वी स्क्वायर कभी नहीं जुड़ सकती, क्योंकि वन अगर डायमेंशनलेस है तो उसके साथ जुड़ने वाली चीज भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो उसके साथ जुड़ने वाली चीज क्योंकि डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो v तो वेलोसिटी है, और उसको एक बात और पता था कि c आनी चाहिए कहीं इक्वेशन में। ठीक है, और c भी स्पीड ऑफ लाइट है यानी वेलोसिटी है वो, तो अगर v स्क्वायर को मैं c स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये डायमेंशनलेस हो जाता है, और अब ये वन के साथ जुड़ सकता है टू द पावर वन बाई टू। अब दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गई, इक्वल टू के इधर भी मास है और इक्वल टू के उधर भी मास आ गया, क्योंकि नीचे वाली चीज तो पूरी कांस्टेंट ही है, उस डायमेंशनलेस है, क्योंकि वन प्लस और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस हो गया, तो ये वन प्लस एंड दिस इज सम नंबर, ठीक है ना, टू द पावर वन बाई टू, तो इक्वल टू के इधर भी मास है और इक्वल टू के उधर भी मास है। तो स्टूडेंट भूल गया था, उसको फॉर्मूला याद था एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर की पावर वन बाई टू, बट उसको याद था सी स्क्वायर होती है, बट भूल गया वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होता है, या वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने मदद किया उसको, क्योंकि वन के साथ केवल और केवल डायमेंशनलेस चीजें ही जुड़ेंगी, क्योंकि वन डायमेंशनलेस है तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा वहां पे उसको। ओके,
ठीक है, ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं, ये घर से आप कर करके ले आइएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस इक्वेशन को, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन में हमें ए और बी की डायमेंशंस को डिराइव करना है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है। यहां P प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, V जो है वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है, और R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, पता ही है आप लोग को, T इज टेम्परेचर। ओके, सो इस चीज में, इस इक्वेशन को मैं आपको A और B, हालांकि उधर उतनी सारे सिंबल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज करके और A और B के डायमेंशंस हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेल्प्स अस। तो दिस वाज द फर्स्ट हेडिंग जिस पे बेस्ड होकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है जिस पे बेस्ड होकर के क्वेश्चन आते हैं, इट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, derivation of formula via dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके हम लोग फॉर्मूले को कैसे डिराइव करें। ओके, देखो, फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए कोई भी क्वांटिटी है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, हम फिर भी उसके फॉर्मूले को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करें। ठीक है ना, इसमें करना क्या होता है कि जो भी क्वांटिटीज हमें पता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज, उनको उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में आप लिख दो। ठीक है, फिर इक्वल टू के दोनों साइड्स पार लगा करके आप इक्वेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन the mass per unit length of this string, the tension in this string and the length of this string। ठीक है, the frequency of a string, fundamental frequency of a string depends upon the length of this string। okay, it is proportional to the length of this string, it is proportional to the mass per unit length of this string, suppose I am writing this as mu। okay, so it is proportional to L, बट क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा कि कैसे प्रोपोर्शनल है, इट इज जस्ट टेलिंग कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एल। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एल की पावर 1 लिखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एल की पावर -1 हो सकता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो सकता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा हूं, हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम लिखेंगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए। क्वेश्चन आपको ये भी बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैं म्यू बोल रहा हूं, बट फिर हमें पता नहीं कि कैसे प्रोपोर्शनल है, तो म्यू की पावर बी लिखूंगा। ओके, अब म्यू जो होता है वो होता है मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ लिख रहा हूं, तो मास बाय लेंथ टू द पावर बी। ओके, अब थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है, एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ओके, सो टेंशन को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फोर्स है तो टी की पावर सी लिख रहा हूं। अब ये फोर्स जो होता है इट इज, इसको आप कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे m की पावर b एंड l टू द पावर -b, क्योंकि ऊपर जाता। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे l टू द पावर a, और इसको लिख सकते हो आप f इज प्रोपोर्शनल टू t। अब t क्या है हमारा, टेंशन फोर्स है, टाइम नहीं है, तो टेंशन फोर्स को क्या लिखोगे, फोर्स होता है m1। देखिए फोर्स अभी मैंने आपको बताया नहीं था, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज एज सिंपल एज दिस। तो ये आपको पता भी होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन में आप डायरेक्टली मास और इनटू एक्सेलरेशन जो है L1t - 2 होती है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर c, तो m1 L1t - 2 टू द पावर c, तो आप इसको लिखोगे m टू द पावर c, l टू द पावर c एंड t टू द पावर -2c। तो यहां पे बेसिकली आप इन तीनों को कंबाइन करके जब लिखोगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, ठीक है, m टू द पावर b, l टू द पावर -b, m टू द पावर c, l टू द पावर c एंड t टू द पावर -2c। ठीक है, f इज प्रोपोर्शनल टू दिस। f जो होती है हमारी खुद फ्रीक्वेंसी होती है, एंड फ्रीक्वेंसी इज t टू द पावर -1। नाउ दिस इज टाइम, ठीक है ना, तो टाइम t टू द पावर -1 इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट, और इक्वल टू लिख लो आप, इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट इनटू
और फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, l टू द पावर a, m टू द पावर b, ठीक है ना, और या फिर पावर आप ऐड कर लो, तो l टू द पावर a माइनस b प्लस c, क्योंकि यहां पे a है, यहां b है, यहां c है, सेम बेस पे पावर्स ऐड हो जाती हैं साइंस के साथ, तो a माइनस b प्लस c, ठीक है। m की पावर आप क्या लिखोगे, तो m की पावर यहां b है और यहां c है, तो m टू द पावर b प्लस c, और अगर आप t की बात करोगे तो t की पावर यहां पे माइनस 2c है। ओके, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहां से आप लोग डायरेक्टली क्या देख सकते हो कि उस साइड पे t की पावर -1 है अगर, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इक्वल टू के दोनों साइड्स डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो जो डायमेंशन उधर है वही डायमेंशन इधर होना चाहिए। तो उस साइड पे लिखा हुआ है l टू द पावर 0, क्योंकि उधर कोई l है ही नहीं, m टू द पावर 0, क्योंकि उधर कोई m है ही नहीं, एंड t की पावर -1 इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट इनटू, इधर लिखा हुआ है l टू द पावर a माइनस b प्लस c, m टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c। ओके, सो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि दोनों साइड जो हमारी पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो देयरफॉर जो पहला इक्वेशन है हमारे पास a माइनस b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस आर इक्वेशन नंबर 2। और जो थर्ड इक्वेशन है -1 मस्ट बी इक्वल टू या -2c मस्ट बी इक्वल टू -1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है c इज इक्वल टू 1/2। अब c इक्वल टू 1/2 है, अगर इसको हम 2 में पुट करें तो फ्रॉम 2 हमें ये पता चल जाएगा b इज इक्वल टू -1/2, b प्लस 1/2 इक्वल टू 0 है, उसको उधर ले जाओ तो b इक्वल टू -1/2। अब अगर आप उसको 1 में डालो तो फ्रॉम 1, तो 1 में अगर आप प्लेस करोगे तो a माइनस b की जगह पे -1/2 लिखोगे, प्लस c, और c की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, +1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज a प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू -1। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर आ रहा है, इट इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम k इंटू l टू द पावर -1, क्योंकि l की पावर जो थी, l की पावर, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि a लिया था हम लोगों ने और a की वैल्यू यहां पे -1 आई है, तो l टू द पावर -1। उसके बाद फिर अगर हम यहां पे चेक करें मास के ऊपर, तो मास के ऊपर मास, क्योंकि उधर की ओर म्यू की पावर हम लोगों ने b लिया हुआ था, तो l की पावर हम -1 लेंगे म्यू, और b की वैल्यू -1/2 आई है, तो म्यू टू द पावर -1/2, और क्योंकि टेंशन फोर्स है, वो टाइम नहीं है, टेंशन फोर्स टू द पावर c था, तो टेंशन फोर्स टू द पावर c की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2, यानी कि F इज इक्वल टू k/L अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, where k is a dimensionless constant. So this is the dimensional formula, or this is the in fact formula for frequency of a string which we have derived only by dimensional analysis. आगे अपने कोर्स में हम लोग देखेंगे इस चीज को कि ये जो k/L में k जो होती है वो 1/2 होती है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग के अंदर 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू होता है, फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, बट वो हम अपने कोर्स में भी आगे देखेंगे जब वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो बट बिना कोई आइडिया हुए कि भाई फ्रीक्वेंसी की लेंथ और टाइम, लेंथ और टेंशन के साथ और मास पर यूनिट लेंथ के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है, हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया F इक्वल टू k/L अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, जस्ट बाय द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूं इसमें करना क्या होता है कि जिस क्वांटिटी, जिन क्वांटिटीज के बीच में भी रिलेशन पूछे वो, ठीक है, उसमें से जिस क्वांटिटी को लिखने बोले उसको एक साइड पे लिख लीजिए और बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरे साइड पे लिख लीजिए, लेकिन सबको ओपन कर लीजिए उनके फंडामेंटल टर्म्स में। जैसे कि यहां पे फ्रीक्वेंसी को मैंने ओपन किया था, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको पूरा ओपन करके लिखना चाहूं तो फ्रीक्वेंसी इज m0L0t-1, ओके। तो और यहां पे लेंथ को l की पावर a लिख सकते हो आप लोग, मास पर यूनिट लेंथ को m की पावर b, l की पावर -b लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे ओपन करके लिख लो, दोनों साइड सेम क्वांटिटीज की पावर्स को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाता है। तो दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। तो इसको देखिए आप लोग, क्वेश्चन को 1 मिनट।
देखिए, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले बाय डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, वो लिमिटेशंस मैं आपको पहले बताता हूं। और नीट काका ऐप पे ये वीडियोस आपको पूरे नीट काका ऐप पे मिलेंगे, डिटेल्ड वीडियोस। आज हमारा पहला लेक्चर था, तो हम लोगों ने थोड़े से जो कंटेंट्स थे उसको बहुत सिंपल रखें। ऐसे सिंपल कंटेंट्स ही रखेंगे हम लोग, लेकिन यूजफुल कंटेंट रखेंगे जिससे आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, यूनिट्स डायमेंशन के डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस और इसके जो क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। आज आपका जो होमवर्क है, आप नीट काका ऐप पे जाइए, इस वीडियो के साथ एक प्रैक्टिस शीट मिली हुई है आपको, उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स को आप पॉप अप कीजिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको और क्लैरिटी महसूस होगी। और हमारी लड़ाई जो है नीट में 180 आउट ऑफ 180 की है। आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा नीट के अंदर, अगर आप सिंसियरली नीट काका ऐप पे हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहोगे। ओके, सो अब इसके मैं कुछ लिमिटेशंस बताता हूं। कभी भी अगर इंटर रिलेशन जो है 3 से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर आ जाए, इक्वल टू के उस साइड पे 3 से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, तो इस मेथड को मत ट्राई करना, नीट एग्जामिनेशन में बहुत लंबा हो जाता है। फिर आप लोग डायरेक्टली वहां पे ऑप्शंस मैच कराने की कोशिश करना। अगर 3 वेरिएबल से ज्यादा हो, जैसे कि यहां पे 3 थे, बेसिकली जो हमारा था लेंथ था, टेंशन था और मास पर यूनिट लेंथ था, लेकिन अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो जनरली देखना कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक इक्वेशन हमारी हमेशा कम बन रही होती है। तो ऐसे केसेस में हमेशा 3 से ज्यादा जब भी हो, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, 3 से ज्यादा जब भी हो तो आप हमेशा खुद से दोनों साइड ऑप्शंस को कंपेयर कर लेना और ऑप्शंस की डायमेंशंस मैच करा लेना। ठीक है, और इस मेथड से उसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ऑप्शन होते, एक ऐसा ऑप्शन होता, दूसरा ऑप्शन आपका ऐसा भी होता है, एफ इज इक्वल टू एल बाई के या के एल अंडर रूट ऑफ म्यू बाई टी, ऐसे 2 और ऑप्शन होते हैं। तो इसको अगर आप इसके डायमेंशंस देखोगे तो फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी के बराबर इसी की डायमेंशन आएगी। तो वहां पे आप ऑप्शंस मैच करा करके करने की कोशिश करना, 3 से ज्यादा वेरिएबल अगर उस साइड पे हो जाए, राइट हैंड साइड पे, तो ठीक है। दूसरा जो इसका लिमिटेशन होता है वो ये है कि अगर कोई फॉर्मूला प्लस माइनस इस फॉर्म में आ जाए तो इससे हम डिराइव नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाओगे। डायमेंशनल एनालिसिस से केवल उन्हीं क्वांटिटीज को आप डिराइव कर पाओगे जिन क्वांटिटीज में केवल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या पावर्स में रिलेशन है। अगर बीच में प्लस माइनस एंट्री ले रही है तो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस का एक और लिमिटेशन है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि फॉर्मूला अगर डायमेंशनली सही है तो एक्चुअली भी वो सही होगा, पर ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला अगर डायमेंशनली गलत है तो ये तो श्योरिटी है कि फॉर्मूला गलत है, पर फॉर्मूला डायमेंशनली सही होने का मतलब भी ये नहीं होता है कि फॉर्मूला डायमेंशनली सही हो। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बट अगर मैं इसको लिख दूं 4 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये दोनों ही फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, बट एक्चुअली सही फॉर्मूला केवल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी ही है, ना कि t इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ओके, खैर इसके बारे में और विस्तृत चर्चा कल हम जब एरर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो उससे पहले जब आपके इन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, और इसके ऊपर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले बाय डायमेंशनल एनालिसिस पे आए हुए नीट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त और ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी, और उसके बाद यूनिट डायमेंशन के पहले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आपके नीट में आए आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो दूसरा पार्ट जो हमारा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम लोग कंसाइज करके इसके ऊपर एक बार थरो मतलब कि थ्रू आउट एक रैपिड रिवीजन करके, और नेक्स्ट क्लास में जब एंट्री लेंगे तो इट विल बी अबाउट एरर्स। ओके, सो इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो भी आप लोगों ने पढ़ा है इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा। ठीक है, आपके वही नीट काका ऐप पे इस वीडियो के साथ अटैच्ड होगी प्रैक्टिस शीट, उस प्रैक्टिस शीट को जरूर सॉल्व करना आप लोग। ओके, थैंक यू।